दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। लिस्ट घोषित हो गई है। कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई होगी। जिन साथियों को जानकारी नहीं है, मैं उनको बता दूं कि कौन कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ रहा है और किन किन सीटों पर उपचुनाव। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना है। बहुजन समाज पार्टी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उस स्लोगन को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी के जो नैरेटिव बनाया था 2024 के चुनाव के बाद, उसको लेकर के, और उपचुनाव में क्या मायावती जी, क्या बहुजन समाज पार्टी अपने उस पुराने फॉर्मूले को लागू कर पाई है या नहीं लागू कर पाई है, इन सब पर बात करेंगे क्योंकि चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले कहां कहां चुनाव और कौन कौन कैंडिडेट किन किन सीटों पर लड़ रहा है। देखिए, मुख्य मुकाबला 3 पार्टियों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। सीटों की संख्या, सीटों की अगर बात कर लें तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट को छोड़ अगर दिया जाए तो बाकी की सभी 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 13 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और उसके बाद फिर 23 तारीख को, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। नतीजे झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसी के साथ उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे। साथियों, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, उपचुनाव नहीं लड़ रही। वहाँ भी मेरे ख्याल से 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन बसपा वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है, बहुत चौंकाने वाली बात है। इसके बारे में एक अलग वीडियो करेंगे, उस पर बताएंगे कि क्यों नहीं लड़ रही है। लेकिन अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि क्या बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, क्या वो कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी और बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन रहा है मान्यवर कांशीराम साहब का, क्या उस मिशन से वाकई में वो जुड़े हुए लोग हैं क्या, इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कौन कौन सी सीटों पर चुनाव हो रहा है। गाजियाबाद सीट पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा कुंदरकी में चुनाव है, मीरापुर में चुनाव है। गाजियाबाद, कुंदरकी, मीरापुर, खैर, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। करहल सीट पर चुनाव हो रहा है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर चुनाव हो रहा है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर चुनाव हो रहा है। मझवा में चुनाव हो रहा है। मझवा विधानसभा सीट पर फूलपुर में चुनाव हो रहा है। कटहरी में चुनाव हो रहा है। तो ओवरऑल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट जहां जो उतारे हैं, जिन जिन सीटों से, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरा एनालिसिस इसी के इर्द गिर्द जाने वाला है। गाजियाबाद से शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद से बहुजन समाज पार्टी पीएन गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा कुंदरकी से नेता छिद्दा को उम्मीदवार बनाया है, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। मीरापुर से शाहनज़र को उम्मीदवार बनाया है, शाहनज़र मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। खैर से डॉक्टर पहल सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा करहल से डॉक्टर अवनीश साक्य कैंडिडेट हैं बहुजन समाज पार्टी के। सीसामऊ से वीरेंद्र शुक्ला बसपा के कैंडिडेट हैं। कटहरी से अमित वर्मा उम्मीदवार हैं। इसके अलावा फूलपुर सीट से जितेंद्र सिंह और मझवा से दीपक तिवारी उर्फ दीपू तिवारी उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब साथियों, इन सीटों पर ज़रा इन नामों पर गौर कीजिए। गाजियाबाद से परमानंद गर्ग साहब वैश्य बिरादरी से आते हैं। नेता छिद्दा मुस्लिम है। शाहनज़र मुस्लिम है। डॉक्टर पहल सिंह मिशन के आदमी हैं, बहुजन समाज पार्टी के ज़िला प्रभारी रहे हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए, DS4 बाम से सब में काम किए हुए जुड़े हुए व्यक्ति। ये टिकट सबसे अच्छा है। इस पूरी अगर 8 लोगों की लिस्ट आप देखेंगे, 9 लोगों की लिस्ट में, तो 9 लोगों की लिस्ट में बहुजन समाज पार्टी का खैर विधानसभा सीट पर जो टिकट है वो बहुत अच्छा है। अच्छा किस मायने में है ये अभी बताता हूँ आपको, पहले नाम सुन लीजिए। तो डॉक्टर पहल सिंह, फिर उसके बाद करहल से आप आ जाइए डॉक्टर अवनीश शाक्य, वीरेंद्र शुक्ला कानपुर की सीसामऊ सीट से, ये शुक्ला हैं, वो शाक्य हैं, OBC समाज से आते हैं। अमित वर्मा OBC है। जितेंद्र सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं। दीपू तिवारी सामान्य वर्ग से आते हैं।
अब इस लिस्ट में आप गौर कीजिए, 2 मुसलमान हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 1 ठाकुर हैं, यानी कि 3 सवर्ण हैं, 2 मुस्लिम हैं, और इसमें साथियों 1 वैश्य हैं, 1 दलित हैं और 1 जो है 2 ओबीसी हैं। 2 ओबीसी, 2 मुस्लिम, 1 दलित और 4 ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से सवर्ण बिरादरी से आते हैं, 2 ब्राह्मण, 1 ठाकुर और 1 वैश्य। बनिया। अब याद कीजिए कि मायावती जी ने 2024 के जब नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, तो मायावती जी ने क्या कहा था? उन्होंने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं किया, मुस्लिम समाज को बसपा ने रिप्रेजेंटेशन दिया, मुस्लिम समाज को बसपा सरकार में प्रतिनिधित्व दिया गया, मंत्री तक बने, और जितने भी चुनाव हुए उन सब में मुसलमानों को बहुत अच्छा उनको सम्मान दिया गया बसपा में, लेकिन मुसलमानों का वोट बसपा को नहीं मिला और इस वजह से अब मुसलमानों को टिकट देने से पहले सोचा जाएगा। ये बात बहन कुमारी मायावती जी ने लिखी थी। उसके बाद बसपा ने बैठक बुलाई, 21 जून की बैठक आप लोगों को याद होगी, 4 जून को नतीजे आए थे, 21 जून को बैठक बुलाई थी और उस बैठक में एक नारा दिया गया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। याद कीजिए 2007 में मायावती जी का नारा था, बसपा का नारा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सरकार बनी थी, लेकिन तब से लेकर के 2012 से लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार कम हो रहा, घट रहा है, उसके पीछे तमाम सारे तथ्य आए कि बहुजन समाज पार्टी का जो अपना कोर वोटर था वो बसपा से छिटकता चला गया। जब 2024 के नतीजे आए उसमें भी कोऑर्डिनेटर्स की रिपोर्ट, जो ज़िला प्रभारी हैं उनकी रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर के चिन्हित किया गया और प्रमुखता से उठाया गया कि बहुजन समाज पार्टी के जो दलित बिरादरी के जो एससी बिरादरी के जो वोटर हैं, जो उनका कोर वोट बैंक है, वो छिटक करके जो है इंडिया अलायंस की तरफ चला गया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर चला गया। उसके बाद लगातार उसके बाद से अच्छा एक चीज़ और, उससे पहले अगर जाइए तो 2009 से 2007 में बहन जी की सरकार थी, 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा कोई प्रदर्शन नहीं किया और उसमें ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स में सेंध लगा दी है और बसपा का वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, फिर 2009 का हुआ, फिर 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, इस बीच 2012 का विधानसभा चुनाव भी हुआ। 12 में चुनाव हुआ तो बसपा की सरकार चली गई, समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो बहन जी का वोट प्रतिशत और धराशायी हो गया, शून्य में आ गई बहुजन समाज पार्टी। तो दलित वोटर कहा गया कि दलित वोटर जो है बहुजन समाज पार्टी से हट गया, तो लगातार ये वोटर जा रहा था। इस बार जो भाई देखिए 14 गया, 17 गया, 22 गया, 24 गया, 24 में भी बहुत कमोवेश स्थिति, मतलब आप समझिए 9.5% का जो वोट शेयर था वो आ गया उस पर, तो एक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। उसके बाद बहन जी को लगा और बहुजन समाज पार्टी के कैडर ने भी रिपोर्ट दी कि क्यों ना हम लोग फिर से एक पुराने अपने फॉर्मूले पर लौटे, जो मान्यवर कांशीराम साहब का फॉर्मूला था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो स्लोगन दिया करते थे। क्यों ना ही एक बार फिर से बसपा पुरानी वाली अपनी रणनीतियों को अपनाए और फिर एक मिशन मोड में दलित शोषित वंचित वर्ग के बीच जा करके अपनी पैठ बढ़ाए। उसके बाद से मायावती जी का वो देखिए वो पूरा एक बुकलेट जारी की जिसमें वो बार बार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कर रही थी। हरियाणा लोकसभा चुनाव में जगह जगह आकाश आनंद की रैलियों में इस बात का जिक्र किया जा रहा था, इस नारे का जिक्र किया जा रहा था, मान्यवर कांशीराम साहब का जिक्र किया जा रहा था, बसपा से चले गए नेताओं का जिक्र किया जा रहा था, उनको चमचा कहा जा रहा था, चमचा युग जो किताब लिखी थी उसका जिक्र वो कर रहे थे, मान्यवर कांशीराम साहब की किताब का। तो पूरा का पूरा नैरेटिव बहुजन समाज पार्टी का पूरा मिशन मोड में बसपा वो काम कर रही थी कि अपने बहुजन वोटर को साथ में लाना है। अच्छा,
हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी को फ़ायदा भी हुआ, उसका उस नैरेटिव का फ़ायदा हुआ और बहुजन समाज पार्टी से दलित वोटर्स जुड़े। जिस हिसाब से उसने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उस हिसाब से देखा जाए तो उसको वोट ठीक ठाक मिला और एससी समाज के लोगों ने वोट खूब दिया बसपा को। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी फिर चूक गई। अगर अखिलेश यादव गाजियाबाद की विधानसभा सीट पर, एक सामान्य सीट पर अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी किसी दलित को टिकट दे सकते हैं तो क्या बहन कुमारी मायावती जी ये काम नहीं कर सकती थी क्या? मुझे लगता है उनको करना चाहिए था। अच्छा, बसपा यहाँ से चुनाव जीत चुकी है, 75,000 से ज़्यादा यहाँ पर लगभग एससी वोटर्स हैं। रवि गौतम को हालांकि टिकट दिया था बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत में, लेकिन उनका टिकट फिर हटा दिया गया, टिकट कट गया। अब वहाँ से परमानंद गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं, वैश्य बिरादरी से हैं। परमानंद गर्ग कितने वोट ला पाएंगे? क्या परमानंद गर्ग को सामने देख करके दलित समाज उनको वोट करेगा या नहीं करेगा, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा? क्योंकि गाजियाबाद में ये माना जाता और पिछले कई सारे चुनाव के नतीजे देखे गए जिसमें बीजेपी को वोट किया है एससी समाज के लोगों ने। और अगर इसी जगह पर किसी एससी उम्मीदवार को उतारा जाता तो एक बहुत अच्छा मौका था बहुजन समाज पार्टी के लिए, जीतती चाहे नहीं जीतती, लेकिन बसपा कम से कम इस सीट से एक मैसेज दे सकती थी कि देखिए हम जो है अपने पुराने अंदाज में आ गए हैं, पुराने अवतार में आ गए हैं और पुरानी पृष्ठभूमि पर लौटे हैं और बहुजन समाज पार्टी अब दलित शोषित वंचित वर्ग की बात करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ देखिए अखिलेश यादव ने एक मैसेज दे दिया वहाँ से कि देखिए हम जो पीडीए की बात कर रहे हैं हम उस पर जो है काबिज भी हैं। देखिए हमने सामान्य सीट से विधानसभा के उपचुनाव में भी एक एससी कैंडिडेट को टिकट दिया। आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से विधायक थे अवधेश पासी, उनको अयोध्या से उतार करके पूरा का पूरा मैसेज दिया था अखिलेश यादव ने कि किस तरीके से देखिए ये सामान्य लोकसभा सीट है फैजाबाद और यहाँ से हमने एक दलित कैंडिडेट को उतारा है। क्या इस तरीके का एक मैसेज पूरे दलित समाज में बहन कुमारी मायावती जी नहीं दे सकती थी क्या? देखिए ये सवाल जो संगठन के भीतर से उठ के आ रहे हैं, जो बहुजन समाज से जुड़े हुए, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े समर्पित और समर्थित लोग हैं, बसपा के जो लोग हैं वहाँ से आ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं ये सारी बातें। लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि 4-5 महीने में ही नेता छिद्दा और तमाम सारे जो ऐसे मुस्लिम नेता हैं उनको टिकट दिया और जिनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहन जी ने खुद कहा था और फिर से उपचुनाव में 6 महीने के भीतर ही फिर मुसलमानों को टिकट दे दिया। क्या वजह है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दे करके आपने 4 सवर्ण नेताओं को टिकट दे दिया? 9 में से 4 सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लोग, वैश्य, गर्ग साहब, वीरेंद्र शुक्ला, दीपू तिवारी और जितेंद्र सिंह। 5 में से 4 सवर्ण, एक सिर्फ दलित, सिर्फ एक दलित, खैर सीट पर वो भी। तो ये जो समीकरण है इसको लेकर के क्या समझा जाए, इस पर चर्चा हो रही है और तमाम सारे गोदी मीडिया के चैनल अब ये चलाने लगे हैं, इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि क्या बहन कुमारी मायावती जी जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कहा था उसके बाद उन्होंने फिर से मंथन किया और फिर से वो क्या अपनी सोशल इंजीनियरिंग, जिसको तथाकथित नाम दिया गया था सोशल इंजीनियरिंग, क्या एक बार फिर से वो उस पर वापस लौट रही हैं क्या? देखिए कम से कम ये लिस्ट देख करके अगर सवाल किए जा रहे हैं तो ये सवाल के जवाब देने चाहिए मुझे लगता है। और अगर इस चुनाव में इन टिकटों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत डाउन ना हो जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखिए भले वोट प्रतिशत बढ़े बसपा का, लेकिन दलित समाज में जो भरोसा जताना चाहिए था, जगाना चाहिए था बहुजन समाज पार्टी को, मुझे लगता है अगर यहाँ एक बहुत अच्छा मैसेज था 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। आप नहीं जीतती कोई सीट, कोई बात नहीं, जाने देती, लेकिन कम से कम आप एक नैरेटिव दे देती, आप एक बहुजन समाज को एक पूरा का पूरा आप एक पूरी तरीके से उनको एक संदेश दे देती। यहाँ से देखिए 9 सीटें हैं और 9 में से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने चाहिए थे, तो एक मैसेज जाता।
पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में कि बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आई हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के वक्त के जैसी बसपा उस तरीके से मिशन मोड में काम कर रही है, ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए इस पर चर्चा हो रही है। मुझे लगा आपको इसके बारे में थोड़ा सा इस पर चर्चा की जानी चाहिए, बताना चाहिए। साथियों, अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर खुदरंग पर अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के और भी वीडियोस, लाइव, शॉर्ट्स, इन्फॉर्मेशन जैसे भी आए वैसे आपको सबसे पहले पता चल जाए। अभी के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।